जनसिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। नाव अगर चले बस कहर चले जब अब है सिंघम। बुरों को खींच के धूल दनीच के रह पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, न किसी से ये कम बड़ा इसमें खत्म डर सिंह है ये सिंघम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 13 में से 6 जिलों की कमान महिला आईपीएस अधिकारियों को सौंपी गई है। व्यापक स्तर पर दिल्ली पुलिस में बदलाव किया गया है नए कमिश्नर के द्वारा। पहली बार हुआ है जब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए महिलाओं को एसएचओ नियुक्त किया गया है, यानी थाना अध्यक्ष बनाया गया है। आज इन्हीं लेडी सिंघम से जानेंगे कि किन चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी अपने स्टूडियो में। आज बहुत गर्व की बात है कि ये वर्दी पहने हुई ये महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है। अल्पना जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, चुनौतियों का नाम है। मैं जानना चाहूंगी आपका कोई ऐसा अनुभव जो आप अपने करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानती हो। जो ये वर्दी है ये एक चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो वर्दी खासकर जब एक महिला पहनती है तो उसके लिए एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है, एक उसके घर की, एक परिवार की और एक समाज जो उसका परिवार है उसकी। इन दोनों परिवारों में तालमेल करके अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम लोग बखूबी निभाते हैं। यही चुनौती है जो हम अपने बच्चों के रूप में, उनको उनकी शिक्षा के रूप में, उनको चाहे जीवन के हर क्षेत्र में तैयार करते हैं और आने वाले समाज से कैसे उनको जूझना है इसके लिए तैयार करते हैं। हम घर से ही शुरू कर देते हैं एक्चुअली। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी तो शक्ति है और शक्ति जब नारी उस शक्ति को जब अपने समभाव में सारे समाज के लिए कुछ काम करने के लिए निकालती है तो वो एक अद्भुत समाज की संरचना के रूप में उभर के सामने आती है। तो पर हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है महिलाओं के लिए खास तौर पे। मैं जानती हूं कि अल्पना जी बहुत ही शानदार कविताएं भी पढ़ती हैं, वो भी मैं उनसे सुनूंगी, लेकिन उससे पहले कविता सुनेंगे हम, उससे पहले मैं अगली मेहमान का रुख करना चाहूंगी पूनम पारीक जी। पूनम पारीक जी, आपने जिस समय कोरोना काल था आपने लोगों के घर घर पहुंच के मदद पहुंचाई, जिस समय एक नेक्सस चल रहा था एम्बुलेंस का उस समय, तो ये कितना मुश्किल था और इससे आपको कितना अप्रिसिएशन मिला, और कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगी उस मुश्किल समय की। हमारा पीसीआर स्टाफ था, उसको हमने वेल ब्रीफ्ड कर रखा था और डेडिकेटेड स्टाफ था पूरा। हमें पता था कि इस समय हमारे पास क्या चुनौती है कि एम्बुलेंस सर्विसेज मिल नहीं रही थी। जैसे ही पीसीआर से हमें कॉल मिलती थी हमारी पीसीआर वैन को, तो तुरंत वहाँ के लिए मूव करते थे और मूव करने के बाद में वहाँ समय से पहुँच करके उनको किसी भी तरह से लेके एम्बुलेंस में ला करके टाइमली उनको पहुँचाना, ये हमने किया। और जनता से हमको बहुत अप्रिशिएशन मिला जब मैं उनसे मिली जाकर के बाद में। तो हमने देखा कि वो ये कह रहे थे कि जैसे जो रूरल एरिया है ज़्यादा दिक्कतें वहाँ थी, क्योंकि उनको ऑटो नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं था, यातायात व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। हम बहुत घबराए हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे जो डिलीवरी टाइम है कोरोना टाइम में है। मेरी बात हुई सज्जन से कि किस तरह से उनकी पत्नी को एम्बुलेंस मिलेगी, कैसे हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। लेकिन एक तो हमारे को एम्बुलेंस की जगह एम्बुलेंस में हमने बार बार कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आई। पीसीआर को कॉल किया, वो विदिन 5 मिनट्स पहुँची और पहुंच करके हमें बहुत ही आराम से ले जाया गया। इवन जो मेरे को बहुत खुशी भी हुई कि हमारे स्टाफ की भी उसमें तारीफ हुई। उन्होंने बोला बहुत आराम से कि हम गाड़ी को आराम से लेके जा रहे हैं, जहाँ थोड़े से गड्ढे वगैरह थे रोड पर, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें तुरंत बताइएगा। हरजिंदर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और दरियागंज थाना जो माना जाता है कि सांप्रदायिक रूप से बहुत संवेदनशील थाना है, उसकी जिम्मेदारी क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां होंगी, और ऐसा कोई आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहेंगी मेरे दर्शकों के साथ, जिससे आपको ये प्रेरणा मिले कि आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है?
हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी तक हमें जब भी कोई काम मिला तो हमने उसको फुलफिल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैं काम करती हूँ तो मैं इस काम को भी बहुत अच्छे से जिम्मेवारी निभाऊंगी। जैसे अभी किसान आंदोलन के उसमें था, बुराड़ी में 350 के आसपास किसान रुके हुए थे जो ज़्यादातर पंजाब से बिलोंग करते थे, और उनके साथ मैंने बहुत अच्छे से तालमेल करके और बहुत अच्छे से हमारा वहाँ रहा। उन्होंने कोई भी किसी भी तरह से कोई गदर नहीं मचाया। हम जैसे कहते थे तो वो हमारी मानते थे, और हम लोगों के साथ लाइसेंस बना के ही चलते थे। तो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े क्राउड के साथ हम आपस में तालमेल कर सकते हैं तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ भी अपना सभी के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ मिलकर न्यायपूर्वक एक काम कर सकूं। हाँ, थोड़ी मतलब मेहनत किसी है। को, हाँ, किसी को ये मौका नहीं देना है कि कोई ये सोचे कि भाई महिला लगी हुई है तो कहीं आप हल्के में ले लें। जी 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 जी, वो मेरी सेहत को देख के भी कोई हल्के में लेता नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो चुनौती मिली है उसको पूरा करना है। और मेहनत ज़्यादा है, करनी है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि जितनी तमाम महिला पुलिस अधिकारी इस समय आप मेरे स्टूडियो में देख रहे हैं, पहली बार इनको अपने करियर में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए ये जिसे कहा जाए पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हमें दिखाई दे रही हैं। अब मैं रुक करना चाहूंगी प्रतिभा शर्मा जी, आपका निर्भया केस जो बहुत सुर्खियों में रहा, और एक जिसे कहा जाए कि हर आदमी के दिल को जिस मामले ने छुआ और बहुत संवेदनशील वो पूरा मामला था, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप रहीं। होम मिनिस्टर ने आपको एक अवार्ड दिया, एक्सीलेंस अवार्ड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सा मामला था, और ये जो अवार्ड है ये आगे के लिए कितना प्रेरित कर रहा है आपको? निर्भया केस की अगर बात करें तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण केस था, और मैं उसमें आई हुई थी, बट पूरी टीम ने बहुत उसमें मेहनत करी और केस अपने अंजाम तक पहुंचा। तो ये अच्छी बात रही। उसके अलावा भी और केसेस किए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा अभी तक का। ठीक है, मैं अब कामिनी जी आपका रुख करना चाहूँगी। कामिनी गुप्ता जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि पति, 2 बेटे सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। इनके थाने का जो एसएचओ था वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उस मुश्किल दौर में कामिनी जी ने जिम्मेदारी निभाई, और इतनी शानदार तरीके से निभाई कि अब इनको बदरपुर का एसएचओ बनाया गया। और बदरपुर जिसको कहा जाए कि बहुत डेंस एरिया है, बहुत चुनौती भरा इलाका है पुलिस के काम करने की नज़रिए से। जी मैडम, बदरपुर बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी किसानों का चलता रहता है, लेकिन वहाँ पीसफुली चलता है सभी कुछ। और जहाँ तक है कोरोना वेव ने, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में मैं लाजपत नगर में एडिशनल एसएचओ थी, तब भी मैंने डीएनडी पर ये जब मजदूरों का पलायन हुआ था बहुत कंट्रोल किया मजदूरों को। तो कभी कोई मजदूर मुझे दिखता था जो पैदल चलते चलते पानी की सुविधा या खाने की सुविधा, और कोई ऐसा रह जाए कि यहाँ 10 मजदूर इकट्ठे हो गए और उनको खाना ना मिले, तो मुझे लगता था कि इनको नहीं, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। मैं चाहती थी कि वो मेरे यहाँ से खाना भी खाकर जाएं, पानी की बोतल भी लेकर जाएं, और नेक्स्ट टाइम का कोई भरोसा नहीं है कि इनको कहीं बीच में खाना मिलेगा या नहीं। तो मैं उसकी मतलब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं कहीं ना कहीं से उनको खाना पैक करा के 2 टाइम का खाना दे दूं कि वो अपना लगातार खाते रहें। और फिर उसके बाद जब सेकंड वेव आया तब तो इतना क्राइसिस हुआ। मैं साकेत में थी, एसएचओ साहब पॉजिटिव हो गए, मेरा बेटा पॉजिटिव हुआ। फर्स्ट बेटे को तो 2 बारी प्लाज्मा भी चढ़ा, मैक्स में एडमिट कराया। जिस दिन मैंने एडमिट कराया एम्स की गैस ख़त्म हो गई, उस समय ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैं एडमिट कराया, हेड कांस्टेबल को हैंड ओवर करके बेटे को, और एम्स में चली गई कि गैस ख़त्म हो गई। उस दिन मेरी नाइट पेट्रोलिंग थी। इनफैक्ट एसीपी साहब ने मुझे कहा आप मुझे पहले बताते। मैंने कहा सर रात में हड़बड़ाहट हो जाती, बेटा तो एडमिट हो ही रहा है, वो हेड कांस्टेबल करा रहा है, मुझे एम्स को भी देखना था। वो मेरे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उस समय के निकल जाने के बाद मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी मतलब इस तरह के वेव्स को झेल सकती हूँ और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हूँ।